बुद्ध का भारत। फाहियान के साथ एक और चीनी यात्री तावचिन बौद्ध भारत आए थे। जब तावचिन ने बौद्ध भारत के दर्शन किए तो प्रण कर लिए कि हमें तो बौद्ध भारत में ही रहना है, अब अपने देश चीन नहीं जाना है। बड़ा ही पावन देश बौद्ध भारत है, अब यहीं रहना और मरना है। फाहियान तो चीन लौट गए, मगर तावचिन चीन नहीं लौटे। तावचिन ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि यदि कोई जन्म हो तो यही बौद्ध भारत में, वरना जन्म ही न हो। तावचिन की यह बात फाहियान ने अपने यात्रा वृतांत में लिखी है। कैसा था बुद्ध का भारत और कैसा हो गया। बौद्ध धम्म और बौद्ध भारत में जाति व्यवस्था नहीं थी, वरना ये बुद्ध की शिक्षाओं के साथ साथ भारत के बाहर भी चली गई होती। बौद्ध भारत जैसे जैसे तार तार होते गया, जाति व्यवस्था वैसे वैसे भारत में विस्तार पाती गई। भारत के समाजशास्त्री जाति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जितने इसके दोष गिनाते हैं, उतने ही गुण भी गिना देते हैं। समाजशास्त्र की पुस्तकों में जाति व्यवस्था के गुण और दोषों पर अध्याय ही लिखे गए हैं। दोष की बात तो समझ में आती है, पर गुण की बात मुझे समझ में नहीं आती। यदि जाति व्यवस्था में गुण भी होते तो बाबा साहब कबीर, फुले और पेरियार इसका विरोध क्यों करते। 2. यदि आप नहीं जानते हो तो जान लीजिए कि प्राचीन काल में चीन, जापान और कोरिया के लिए भारत ही स्वर्ग था। इन देशों में भारत को ही स्वर्ग कहा जाता था और वो बुद्ध के कारण कहा जाता था। बौद्ध भारत स्वर्ग था। पूर्व एशियाई देशों ने भारत का नाम टियांजू दे रखा था। टियांजू शब्द सिंधु से बना है, इसीलिए पूर्व एशियाई देश के लोग भारत को टियांजू बोलते थे। चीनी भाषा में टियांजू का एक अर्थ स्वर्ग का मालिक होता है। यही टियांजू जापानी भाषा में टेंजिकू है। जापान में स्वर्ग को टेंजिकू बोलते हैं। यही टेंजिकू कोरियाई भाषा में चियोंग चेंचुक है। चियोंग का अर्थ कोरियाई भाषा में स्वर्ग होता है। चीन, जापान और कोरिया के लोगों के लिए बौद्ध भारत ही स्वर्ग था और हम भारत के लोग आकाश में स्वर्ग खोजते हैं। बौद्ध भारत स्वर्ण युग था। इस स्वर्ण युग से अनेक इतिहास तथ्य को नकल कर गल्प कथाएं लिखी गई हैं। महाभारत में युधिष्ठिर के जिस सभा भवन का वर्णन है, वह मौर्यों के राजप्रासाद स्थित सभा भवन से मेल खाता है। युधिष्ठिर का सभा भवन कई स्तंभों पर टिका था और मौर्यों का सभा भवन भी कई स्तंभों पर टिका था। युधिष्ठिर का सभा भवन सोने के पादप से सजे थे और मौर्यों का सभा भवन सोने की लतिकाओं से सजा था। युधिष्ठिर के सभा भवन पर रत्नों की चिड़िया बनाई गई थी और मौर्यों के सभा भवन पर चांदी की चिड़िया बनी हुई थी। युधिष्ठिर के सभा भवन के निकट सरोवर थे और मौर्यों के सभा भवन के निकट भी सरोवर थे। युधिष्ठिर का सभा भवन चमकदार पाषाणों से बना था और मौर्यों का सभा भवन भी चमकदार पाषाणों से बना था। युधिष्ठिर के सभा भवन के पाषाणों पर ओप था और मौर्यों के सभा भवन के पाषाणों पर भी ओप था। युधिष्ठिर के सभा भवन का वर्णन महाभारत के शांति पर्व में है और मौर्यों के सभा भवन का वर्णन ग्रीक इतिहासकारों ने किया है। रोमिला थापर ने कहा था कि युधिष्ठिर का चरित्र सम्राट अशोक से प्रेरित है। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक का मन शोकाकुल हो उठता है और महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर का मन शोकाकुल हो उठता है। अशोक धम्म के मार्ग पर चलते हैं और युधिष्ठिर धर्म के मार्ग पर चलते हैं। भीषण रक्तपात के बाद दोनों शांति का मार्ग अपनाते हैं। इस प्रसंग में लोकनायक आल्हा को याद किया जा सकता है। वीर पुरुष आल्हा का चरित्र भी सम्राट अशोक से प्रेरित है। सम्राट अशोक की आखिरी लड़ाई कलिंग का युद्ध था और वीर पुरुष आल्हा की आखिरी लड़ाई बैरागढ़ का युद्ध था। कलिंग युद्ध और बैरागढ़ युद्ध दोनों में भीषण रक्तपात होता है। कलिंग युद्ध से अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और बैरागढ़ युद्ध से आल्हा का हृदय परिवर्तन होता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक बुद्धमार्गी हो जाते हैं और बैरागढ़ के युद्ध के बाद आल्हा नाथमार्गी हो जाते हैं। भारत के बाहर बुद्ध। भारत का प्राचीन इतिहास तो बौद्ध रंग में निरंतर रंगता जा ही रहा है। विश्व का इतिहास, विशेष रूप से एशिया का इतिहास भी इस रंग से अछूता नहीं है। पाकिस्तान का ऐतिहासिक स्थल बजीरा एक बार फिर से सुर्खियों में है, जहां पर पाकिस्तान और इटली के पुरातात्विकों ने 2700 से अधिक कलाकृतियां खोज निकाली हैं। नवभारत टाइम्स 19 दिसंबर 2021। इन कलाकृतियों में सिक्के, अंगूठियां, बर्तन और राजा मीनेंद्र के समय की खरोष्टी लिपि में लिखे अवशेष मिले हैं। बौद्ध मठ भी मिला है। लगभग सभी अवशेष बौद्ध सभ्यता से जुड़े हुए हैं। कोई 5 साल पहले बजीरा से बुद्ध के महाविनिष्क्रमण की बहुत ही शानदार मूर्ति मिली थी। साथ ही गांधार कला में निर्मित सुंदर वोटर स्तूप भी मिला था। चित्र 15। 2. उधर चीन के शांक्सी प्रांत में भी श्यानयान शहर स्थित 6 समाधि समूह के गर्भ से बौद्ध धम्म से जुड़ी 2 कांस्य प्रतिमाएं मिली हैं। मार्निंग एक्सप्रेस 14 दिसंबर 2021। एक प्रतिमा शाक्यमुनि बुद्ध की और दूसरी प्रतिमा पंचबुद्ध की है, जिसकी ऊंचाई क्रमशः 10.5 सेंटीमीटर एवं 15.08 सेमी है। चित्र 16। दोनों प्रतिमाएं हान वंश के समय की हैं, इसलिए इनका काल 25 से 200 BC के बीच का है। जाहिर है कि चीन के इतिहास में बुद्ध की ये प्राचीनतम प्रतिमाएं हैं। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए तो तिब्बत के साक्या बौद्ध मठ ने 84,000 पुस्तकें संग्रहीत की। तिब्बत के साक्या बौद्ध मठ की खोज 2003 में हुई थी। चित्र 17। इस प्रकार न केवल भारत बल्कि प्राचीन एशिया भी नवीन अनुसंधानों के आलोक में बौद्धमय होता जा रहा है। 3. जूलियन बौद्ध विश्वविद्यालय की गणना प्राचीन विश्वविद्यालयों में की जाती है।
यह पाकिस्तान के हरिपुर जिले में तक्षशिला के निकट पहाड़ी की चोटी पर है। यहाँ मुख्य स्तूप है और मुख्य स्तूप को घेरे 21 वोटिव स्तूप हैं। वोटिव स्तूप काफी अलंकृत हैं। 2 बड़े बड़े प्रांगण हैं। प्रांगण को घेरे 28 कमरे हैं। चित्र -18। यह आवासीय विश्वविद्यालय 2 मंजिला था। सीढ़ियां अभी भी हैं। कम से कम 28 कमरे ऊपर रहे होंगे। कमरे में दीपक रखने के लिए ताखे बने हुए हैं, हवा के लिए खिड़कियां हैं। जूलियन का अर्थ संतों की जगह है। भिक्खु संत ही थे। एक स्थान भीर टीला भी है। भीर का असली रूप पीर है। भिक्खु पीर भी थे। अपनी अपनी नजर से भिक्खुओं को सबने देखा। 4. पाकिस्तान में तक्षशिला से कुछ दूरी पर बौद्ध स्थल मोहरा मुरादू है। मोहरा मुरादू 2 भागों में है। पश्चिम में बड़ा सा स्तूप है और पूरब में बौद्ध विहार है। चित्र 19। बौद्ध विहार में 27 कमरे हैं। कभी यह विहार 2 मंजिला था। सीढ़ियों के अवशेष आज भी हैं। एक कमरे से वोटिव स्तूप मिला है। कमरे एक बड़े से प्रांगण के चारों ओर बने हुए हैं, जिनमें एक बड़ा सा उपासना हॉल भी है। उपासना हॉल के पीछे पत्थर का बना हुआ कुआं है। कुआं लगभग 2000 साल प्राचीन है। आज भी चालू हालत में है तथा आसपास के सैकड़ों परिवार को पानी मुहैया कराता है। कुएं का पानी कभी सूखता नहीं है। बौद्ध भिक्षुओं में भूगर्भ विज्ञान की इतनी गंभीर जानकारी देखकर हैरानी होती है। 5. पाकिस्तान में मर्दान से 15 किलोमीटर दूर तक तेबाही बौद्ध मठ है। ये बौद्ध मठ पहाड़ी पर 500 फीट की ऊंचाई पर है। बौद्ध मठ के आसपास स्तूप मिले हैं। बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं। ढेर सारे कमरे मिले हैं। चित्र 20। लेकिन बौद्ध मठ से जो सबसे प्राचीन अभिलेख मिला है वह प्रथम सदी के पहलव राजा गोंडोफेनिच का है। बाद में इस बौद्ध स्थल से कुषाणों का नाम जुड़ता है। बौद्ध धर्म के विकास में न केवल कुषाणों का बल्कि पहलवों का भी योगदान है, जिस पर इतिहास में विमर्श कम हुआ है। 6. बुद्ध और उनके बुद्धिज्म से दुनिया ने बहुत कुछ सीखा है। अरब के मुल्कों ने बुद्धिज्म से ही अंक प्रणाली सीखी है। चीन ने मार्शल आर्ट सीखा है। श्रीलंका ने शील सीखा है। यूरोप ने कार्य कारण सिद्धांत सीखा है। जापान ने काताकाना और हिराकाना अक्षरमालाएं बनाई हैं। अमेरिका ने संघ प्रणाली सीखी है। बर्मा, सियाम, जावा, कंबोडिया आदि देशों ने संशोधित धम्म लिपि को अपनाया है। नेपाल, तिब्बत, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों ने अनेक पांडुलिपियां संरक्षित कर बुद्ध की वाणी को बचाए रखा है। दुनिया के अनेक देशों ने विपस्सना सीखी है। दुनिया के अनेक देशों ने अपनी अपनी भाषा में बुद्ध वाणी का अनुवाद किए हैं। दुनिया के अनेक देशों के छात्रों ने भारत के बौद्ध विहारों में शिक्षा ग्रहण की है। यदि भारत विश्व गुरु था तो वह बुद्ध के बलबूते था। बुद्ध निश्चय ही विश्व गुरु थे। तभी तो चीन, जापान जैसे दूर देश में भी बौद्ध शब्दावलियों का प्रयोग भरा पड़ा है। 7. चीनी लिपि में अलग अलग वर्ण या अक्षर के लिए लिपि चिन्ह नहीं है। विदेशी नामों के अंकन में बड़ी कठिनाई होती है, इसलिए वे प्रायः अनुवाद से काम चलाते हैं। बुद्ध की एक उपाधि तथागत है। चीनी लोगों ने तथागत का अनुवाद झू लाई किया। झू लाई का अर्थ चीनी भाषा में उस ओर गया हुआ होगा। बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष को चीनी में माहेंग बोलते हैं। माहेंग का अर्थ चीनी भाषा में घोड़े की हिनहिनाहट वाला होगा। चून की अश्व का अर्थ घोड़ा और घोष का अर्थ जोर से की गई गर्जना होता है। गूगल भी कुछ इसी प्रकार का अनेक मामलों में अनुवाद करता है। धर्म सिंह को चीनी में फाश्य बोलते हैं। यहाँ चीनी का श भारत के सिंह का सिर्फ ध्वनि रूपांतरण है। बुद्ध का प्राचीन चीनी उच्चारण भीड़ है। आधुनिक चीनी बोलियों में यही कहीं फ्वात फ्वाट, कहीं फात फैट, कहीं फोक फोक तो कहीं फूक फूक है। अमिताभ बुद्ध का उच्चारण चीनी में ओमी तो फूक है। काश्यप को बहुत पहले चीनी लोग का जप बोलते थे। अब यह उच्चारण का यप किया ये तथा चिया यह आदि होता है। जापानी में यह का शो है। तिब्बती में बुद्ध को सेरजे, अमिताभ को होद दपा में, योप्या में अवलोकितेश्वर को चेनरेसी और तारा को सग्रोलमा डोलमा बोलते हैं। 8. जापान के उजी शहर में एक जैन बौद्धों का मंदिर है। इस मंदिर में बुद्ध के पुत्र राहुल की मूर्ति है। मूर्ति वहीं की है। चित्र 21। जापान में राहुल को RAGORA कहा जाता है, जिसका उच्चारण जापानी भाषा में राहोरा किया जाता है। जो भारत में राहुल है वही जापान में राहोरा है। लेकिन जापान के जैन बुद्धिज्म में राहुल को RAGORA सौन्य कहा जाता है। सौन्य का मतलब बौद्ध अरहंत होता है। सौन्य का उच्चारण जापानी में सोन्या होता है, जो शून्यता के निकट है। शून्यता जैन बुद्धिज्म का दर्शन है। जापान के जैन बुद्धिज्म में राहुल को 16 अरहंतों में से एक माना जाता है। राहुल बुद्ध के पुत्र भी थे, अनुयायी भी थे और अरहंत भी थे। राहुल की यह मूर्ति प्रतीकात्मक रूप से उनके बुद्ध प्रेम को दर्शाती है। राहुल के बुद्ध कहीं और नहीं बल्कि उनके हृदय में बसते हैं। भारत के बुद्धिज्म में जो झान ध्यान है वही चीन में चान है, वही कोरिया में सांजान है, वही वियतनाम में थियन है और वही जापान में जेन है। 9. स्वीडन में भी बुद्ध की मूर्ति मिली है। स्वीडन के स्टॉकहोम काउंटी में कोई 119 एकड़ में फैला हेल्गो नामक द्वीप है। विकिंग राजाओं के काल में यह व्यापार और कला का बड़ा केंद्र था। हेल्गो का अर्थ पवित्र स्थान होता है।
जब विकिंग राजाओं के ध्वंसावशेष की जुलाई 1954 में खुदाई चल रही थी, तब वहां खुदाई में बुद्ध की मूर्ति मिली। बुद्ध की यह मूर्ति कांसे की बनी है। ललाट पर चांदी की ऊर्ना है। ध्यान मुद्रा में बुद्ध दोहरे कमल पर आसीन है। गले में समानांतर 2 सलवटें हैं। फिलहाल यह मूर्ति स्वीडिश हिस्ट्री म्यूजियम स्टॉकहोम में रखी है। चित्र 22। मूर्ति की दोनों कोहनियों पर अतिरिक्त कांसे के प्लेट लगे हैं। अतिरिक्त प्लेट से पता चलता है कि मूर्ति की बाद में मरम्मत हुई है। संभवतः रूसी शिल्पकारों ने मरम्मत की है। 5वीं सदी की बनी बुद्ध की यह मूर्ति कोई 5000 मील की दूरी तय कर स्वीडन पहुंची है। निश्चित बुद्ध के विचार भी पहुंचे होंगे, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि नॉर्वे वगैरह में हजारों लोग बुधवार को डे ऑफ बुद्धा भी कहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो वोडन एस डे है, अंग्रेजी में जो वेंसडे है, वह डे ऑफ बुद्धा है। 10 कहते हैं कि अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अमेरिकी लेखक चार्ल्स जी लैलैंड 1824-1903 ने 1875 में फुसांग द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका बाय चाइनीज बुद्धिस्ट मंक्स इन द 5th सेंचुरी नामक किताब लिखी थी। इस किताब में विस्तार से बताया गया है कि अमेरिका की खोज कोलंबस से बहुत पहले 5वीं सदी में चीनी बौद्ध भिक्षुओं के एक दल ने की थी। चीनी बौद्ध भिक्षुओं के इस दल का नेतृत्व होई शिन ने किया था। होई शिन के व्याख्या सहित यात्रा वृतांत का प्रकाशन 1841 में जर्मन प्रोफेसर न्यूमन ने कराया था। प्रिंसटन विश्वविद्यालय में पढ़े लिखे चार्ल्स जी लैलैंड ने जब ये बताया कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं बल्कि बौद्ध भिक्षुओं ने की थी, तब वे न्यूमन के इसी पुस्तक के हवाले से बताया था। 11 पाल नरेश धर्मपाल 770-810 में जहां एक ओर खून की गर्मी थी, वहीं दूसरी ओर धम्म का शील था। एक ओर वे 100 युद्धों के नायक थे, वहीं दूसरी ओर 50 बौद्ध विहारों के निर्माता थे। उनके व्यक्तित्व में विक्रम, बल और शील का अनूठा समागम था, सो उनकी उपाधि विक्रमशील थी। अपनी उपाधि विक्रमशील के आधार पर उन्होंने एक और बिहार में विक्रमशील बौद्ध विहार विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में विक्रमपुर बौद्ध विहार बनवाए थे। विक्रमशील बौद्ध विहार की खुदाई तो 1960 के दशक में शुरू हो गई थी, लेकिन विक्रमपुर बौद्ध विहार का पता नहीं चल सका था। बांग्लादेश के रघुरामपुर में विक्रमपुर बौद्ध विहार की खोज में 3 साल खुदाई चली और आखिरकार मार्च 2013 में घोषणा हो गई कि परम सौगत धर्मपाल के बनवाए विक्रमपुर बौद्ध विहार मिल गया। चित्र 23 धर्मपाल ने परम सौगत की बुद्धिस्ट उपाधि धारण की थी। बुद्ध को सुगत कहते हैं, इसलिए सौगत का अर्थ बौद्ध हुआ, अतः धर्मपाल ने परम सौगत अर्थात परम बौद्ध की उपाधि धारण की थी। अपने 40 साल के शासन में धर्मपाल ने धम्म का झंडा कभी झुकने नहीं दिए। विक्रमपुर बौद्ध विहार बांग्लादेश के मुंशीगंज जिले के गांव रघुरामपुर में स्थित है। 12 जापान में फुकुओका से 15 किलोमीटर पूर्व ससागुरी के नांजोइन मंदिर में बुद्ध की लेटी हुई यह कांस्य प्रतिमा विराजमान है। साल के 365 दिनों के प्रतीक स्वरूप प्रतिमा के सामने 365 जार हैं। चित्र 24 बुद्ध प्रेमी अपने पूर्वज या किसी करीबी के निर्वाण के दिन उसी जार में स्मृति संदेश डालते हैं जो जार उस दिन का बोधक होता है। बुद्ध की यह कांस्य प्रतिमा 41 मीटर लंबी, 11 मीटर ऊंची और तकरीबन 300 टन भारी है। भारत में जो पंडों को पिंड दान में धन देने की परंपरा है, उससे यह तरीका बेहतर है। 13 चीन की मोगाओ बौद्ध गुफाएं अनूठी हैं। चीन की मोगाओ बौद्ध गुफाओं को हजार बुद्धों की गुफाएं भी कहते हैं। मोगाओ बौद्ध गुफाएं पश्चिमी चीन के गांसू प्रांत के दुनहुआन शहर से 25 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। मोगाओ बौद्ध गुफाओं की बौद्ध कलाएं 4वीं सदी से लेकर 14वीं सदी के बीच बनाई गई हैं। 1000 सालों में एक से बढ़कर एक बौद्ध चित्रांकन किए गए हैं। चित्र 25 आखिरी चित्रांकन में मंजूश्री और विमलकीर्ति की भेंट का चित्रण है। गुफासम 159 14 फयाज टेपे उज्बेकिस्तान का प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। इसकी खोज अल्बोम ने 1963 में की थी। फयाज टेपे में बड़ा खूबसूरत और पुनर्निर्मित स्तूप है। बुद्ध की मूर्ति भी मिली है, प्रथम सदी की है। बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हैं। चित्र 26 बुद्ध के दाएं और बाएं 2 श्रमण खड़े हैं। मूर्ति चूना पत्थर की है, लेकिन सोने की परत चढ़ी है। स्टेट म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री ऑफ उज्बेकिस्तान की सर्वाधिक बेशकीमती मूर्तियों में से यह एक है। 15 दक्षिण कोरिया के ऐतिहासिक नगर ग्योजू से बुद्ध की यह खंडित प्रतिमा जमीन के अंदर से मिली है। चित्र 27 पुरातत्ववेताओं के अनुसार यह प्रतिमा उत्तर शिलाकाल की है। 7वीं से 10वीं सदी के बीच की यह प्रतिमा है। तब बुद्ध की विचारधारा दक्षिण कोरिया में धड़ल्ले से बह रही थी। बुद्ध के पहले बुद्ध गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए। 28 बुद्धों में से अनेक बुद्धों के पुरातात्विक और साहित्यिक प्रमाण मिलते हैं। यदि इस दिशा में कार्य हो तो वैदिक युग की अवधारणा खारिज हो जाएगी। बोगासकोई की खुदाई में जो कुछ किलाक्षर लेख मिले हैं, उसे लेकर सीधे वैदिक भाषा से जोड़ने की कवायद होती रही है। लेकिन बोगासकोई की भाषा को हित्ती भाषा कहते हैं। इसे हिट्टाइट, खत्ती, कप्पदोसी, कनेसियन, नासिली आदि भी कहते हैं। इसकी लिपि को हिट्टाइट लिपि या हिट्टाइट हीरोग्लाइफिक लिपि कहते हैं, जिसमें कुल 419 लिपि चिन्ह मिलते हैं। हित्ती भाषा का अपना व्याकरण है, स्त्रीलिंग नहीं है। इसमें वर्तमान और भूत 2 ही काल हैं। जो भी हो, हित्ती भाषा की ध्वनि व्यवस्था संस्कृत के करीब नहीं है।
इसकी ध्वनिकी बहुत सी दृष्टियों से लैटिन के करीब है। इसीलिए भाषा वैज्ञानिक इसे केंतुम वर्ग की भाषा मानते हैं, जिसमें लैटिन भी आती है, जबकि संस्कृत सतम वर्ग की भाषा है। साक्षी रूप में इसमें कुछ देवताओं के नाम हैं, जिसमें अग्नि शामिल नहीं है, जबकि ऋग्वेद का आरंभ अग्नि से होता है, यहाँ साक्षी रूप में अग्नि नहीं है। कुछ खींचतान भी है, मिसाल के तौर पर इसमें एक देव का नाम वरुण लिखा है, जिसे वरुण मान लिया गया है। बोगासकोई के लेखों में वेद शब्द नहीं है, कुछ एक निशानियां यहाँ से वेदों में गए हैं, मगर इसके उलट वेदों से यहाँ नहीं आए हैं। 2. वेदों को विश्व का प्राचीनतम साहित्य माना जाता है, मगर विश्व का कोई भी प्राचीन साहित्य इसे नहीं जानता है। प्राचीन ग्रीक साहित्य और लैटिन साहित्य वेदों का कोई उल्लेख नहीं करते हैं, जबकि ग्रीकों के संपर्क में भारत था। प्राचीन ईरानी, प्राचीन फारसी, प्राचीन बैक्ट्रियन, मीडियन और साग्दियन के प्राचीन साहित्य वेदों से वाकिफ नहीं हैं, जबकि साग्दियन में बौद्ध धम्म की पुस्तकें मिलती हैं। मिस्र और बेबीलोन के प्राचीन अभिलेख वेदों से परिचित नहीं हैं। प्रारंभिक ईसाई लेखक भी जो भारत के धर्मों की बात करते हैं, वेदों से अनजान हैं। 3. मगर बौद्ध साहित्य का उल्लेख सम्राट अशोक के शिलालेख पर है। मौखिक रूप से कोई चाहे जितनी भी डींग हाँक ले, पुरातात्विक दृष्टिकोण से भारत का सबसे प्राचीन लेखन बौद्ध साहित्य का है, जो पढ़ा जा सका है। ये मानना होगा, कारण कि इसका सबूत पत्थरों पर लिखित है। अशोक के कोलकाता बैराट शिलालेख पर 7 सुत्तों के नाम लिखे हैं। वे हैं विनेस्मुकस, अलियरसानी, अनागत भयानी, मुनिगाथा, मुने सुते, उपतिसिप्सिने और लागुलोवादे। चित्र 28। ये 7 नाम बौद्ध साहित्य से संबंधित हैं। अभी तक जितनी किताबों को सबसे प्राचीन होने का दावा किया गया है, उसके सबसे अधिक प्राचीन होने के पुरातात्विक सबूत नहीं मिले हैं। ये शिलालेख पहले राजस्थान के बैराट में था, लेकिन अब इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है। अनेक प्राचीन बौद्ध विहारों की ईंटों पर, भस्मावशेष की मंजूषाओं पर और ठीकरों पर बौद्ध सूक्त लिखे मिलते हैं। वैदिक साहित्य के ऐसे प्राचीन सबूत नहीं मिलते हैं। 4. यहीं धम्पद की प्राचीनता पर भी विचार कर लेना अपेक्षित है। बात 1892 की है। फ्रांसीसी यात्री दुत्विल्दरो को खोतान में खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए कुछ लेख मिले। लेखों की जांच हुई, पता चला कि यह प्राकृत में लिखा धम्पद है। खरोष्ठी में लिखा ये धम्पद 200 ई के आसपास का है। जाहिर है कि धम्पद प्राचीन रचना है। धम्पद की गाथाएं निर्देश और कथावस्तु में मौजूद है। मिलिंद पेन्हो में भी धम्पद का जिक्र है। स्वयं धम्पद की 2 गाथाओं में धम्पद का प्रयोग मिलता है। इनसे इसकी प्राचीनता साबित होती है। प्राचीन काल से ही धम्पद की गाथाओं को बौद्ध भिक्षु कंठस्थ करते रहे हैं। आज जो धम्पद हमें उपलब्ध है, वह उन्हीं कंठस्थ गाथाओं का मूल या कुछ परिवर्तित संकलन है। धम्पद की आधी से अधिक गाथाएं त्रिपिटक के अन्य भागों में भी मिलती हैं। इससे इसे संकलन संपादन किए जाने की बात को बल मिलता है। कुछ गाथाएं ऐसी भी हैं जो बुद्ध के सिद्धांतों के विरुद्ध हैं। उदाहरण के लिए नरक की अवधारणा बुद्ध ने नहीं दी थी। ऐसे में धम्पद के अनेक पदों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। आवश्यकता इस बात की है कि पाठानुसंधान विद्या से धम्पद का प्रामाणिक पद निर्धारण तथा पाठोद्धार किया जाए। विश्व की प्रायः सभी भाषाओं में धम्पद का अनुवाद हुआ है। चीनी भाषा में किए गए अनुवाद का विवरण हमें 223 में प्राप्त होता है। प्राचीन काल में चीनी, तिब्बती आदि भाषाओं में इसके अनुवाद हुए। आधुनिक युग में अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच आदि भाषाओं में इसके अनुवाद प्रस्तुत हुए। भारतीय भाषाएं भी अछूती नहीं हैं। बंगला, मराठी, गुजराती, उर्दू आदि अनेक भारतीय भाषाओं में इसके अनेक अनुवाद हो चुके हैं। मैक्सिमुलर तथा वुडवर्ड ने अंग्रेजी में अनुवाद किए। विंसेंट फूशोल ने लैटिन में अनुवाद किया। वेबर ने जर्मन में अनुवाद किया। मुनव्वर लखनवी ने धम्पद या सच्ची राह 1954 नाम से इसे उर्दू में अनुदित किया। चारुचंद्र घोष ने धम्पद का बंगला भाषांतर प्रस्तुत किया। धम्पद के अनेक संस्करण और अनुवाद हिंदी में भी उपलब्ध हैं। राहुल सांकृत्यान, भदंत आनंद कौशल्यान और भिक्षु जगदीश काश्यप के अनुवाद विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। धम्पद के अनुवाद में पग पग पर खतरे हैं। इन खतरों से वही बच सकता है जो बुद्ध के मूल वचनों को आत्मसात कर लिया है। 5. दरअसल इतिहास के जिस काल में वैदिक युग स्थापित है, वह पूर्व के बुद्धों का काल है। कुल 28 बुद्धों की परंपरा रही है। इसे खोजे जाने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर कश्यप बुद्ध के गांव की खोज को लिया जा सकता है। कश्यप बुद्ध ठीक गौतम बुद्ध से पहले के बुद्ध थे। कश्यप बुद्ध के गांव में प्राप्त साक्ष्य के अनुसार सबसे पहले सम्राट अशोक गए थे। वहां उन्होंने उनकी स्मृति में 2 स्तूप बनवाए थे। ये बात ह्वेनसांग ने बताई है। फिर 5वीं सदी में कश्यप बुद्ध के जन्म स्थल पर फाहियान पहुंचे। उन्होंने कश्यप बुद्ध के गांव का नाम ट्यूबवेई बताया है। फिर 7वीं सदी में कश्यप बुद्ध के गांव में ह्वेनसांग पहुंचे। उन्होंने उनका गांव श्रावस्ती से 16 ली की दूरी पर उत्तर पश्चिम में बताया है। आधुनिक काल में कश्यप बुद्ध के गांव की खोज करने वहां कनिंघम पहुंचे। उन्होंने 1863 एवं 1876 में 2 बार उस गांव की यात्रा की। कनिंघम ने फाहियान द्वारा कश्यप बुद्ध के बताए गए गांव ट्यूबवेई की पहचान टंडवा गांव के रूप में की। ये टंडवा गांव श्रावस्ती से पश्चिम 14 किलोमीटर की दूरी पर है, जो काफी हद तक चीनी यात्रियों के बताए गए स्थान से मिल खाता है। कनिंघम ने देखा कि टंडवा गांव ईंट के खंडहरों के बीच बसा है।
गांव के उत्तर पश्चिम में उन्होंने 800 फीट लंबा और 300 फीट चौड़ा ईंट के खंडहरों का टीला देखा। ह्वेनसांग ने नगर के उत्तर दिशा में कश्यप बुद्ध की शरीर धातुओं पर सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तूप का आंखों देखा वर्णन किया है। कनिंघम को विश्वास हो गया कि वो यही स्तूप है जिसे सम्राट अशोक ने कश्यप बुद्ध की शरीर धातुओं पर बनवाए थे। स्तूप का व्यास 74 फीट था, जिसका रेखांकन कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट में किया है। तब वह स्तूप खेतों से 18 फीट ऊंचा था। कनिंघम स्तूप के बीचों बीच खुदाई कराना चाहते थे, लेकिन वे इसकी खुदाई नहीं करा पाए, कारण कि विशाल स्तूप के ऊपर शिवलिंग और सीता माई का मंदिर स्थापित था। फिर कनिंघम ने आसपास की सफाई करवाई। स्तूप का तोरण, द्वार और रेलिंग के अवशेष मिले। एक शिलालेख भी मिला जिस पर स्थान व आराम लिखा था। कनिंघम ने हनुमानगढ़ी टीले को दूसरे स्तूप के रूप में शिनाख्त की। फिर उन्होंने कश्यप बुद्ध के गांव की रूपरेखा का रेखांकन तैयार किया। चित्र 29। इस प्रकार कनिंघम ने बड़ी मशक्कत से कश्यप बुद्ध के जन्म स्थान की खोज की थी। 6. कोनागमन बुद्ध का उल्लेख बुद्धवंश के अध्याय 23 में मिलता है। बुद्धवंश प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध और उनके पहले के 24 बुद्धों के जीवन का वर्णन किया गया है। हालांकि इस ग्रंथ में अतिरंजित बातें लिखी गई हैं, लेकिन पुरातत्व के सहारे इतिहासकारों को कोनागमन बुद्ध की ऐतिहासिकता की जांच करनी चाहिए। कोनागमन को कोनाकमन भी कहा जाता है। कहीं कनकमुनि के नाम से भी जिक्र है। कनकमुनि का उल्लेख दिव्यावदान, लिंकावतार, ललित विस्तर आदि बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। कोनागमन 28 बुद्धों में 26वें स्थान पर है। कोनागमन बुद्ध सम्राट अशोक से इतना पहले हुए कि उन्हें कोनागमन बुद्ध के स्तूप की मरम्मत करानी पड़ी। स्तूप निगाली गांव के पास था। अशोक ने कोनागमन बुद्ध की स्मृति में स्तूप के पास स्तंभ खड़ा करवाए थे। वह स्तंभ टूटे हुए रूप में आज भी मौजूद है। चित्र -30। स्तंभ पर बोधस कोनाकमनस लिखा है। अशोक ने अपने अभिषेक के 14वें वर्ष में नेपाल की तराई में स्थित निगाली गांव की यात्रा की थी। भरहुता के स्तूप पर भी कोनागमन बुद्ध का नाम लिखा है, भगवतो कोनागमन्स बोधि। चित्र 31। 5वीं सदी के आरंभ में फाहियान भारत आए थे। उन्होंने अपनी पुस्तक के 21वें खंड में कोनागमन बुद्ध के स्तूप का आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया है। देशी, विदेशी और साहित्यिक पुरातात्विक सभी सबूत कोनागमन की मौजूदगी की पुष्टि करते हैं। 7. ककुसंद बुद्ध के गांव की खोज भी इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। ककुसंद बुद्ध के गांव की पहली ऐतिहासिक यात्रा सम्राट अशोक ने की थी। उन्होंने वहां स्तूप बनवाए और स्तंभ खड़ा करवाए। दूसरी यात्रा फाहियान ने की थी। फाहियान ने लिखा कि श्रावस्ती नगर के 12 योजन पर नपीकिया नामक गांव है। यही ककुसंद बुद्ध का जन्म स्थान है। तीसरी यात्रा ह्वेनसांग ने की थी और सभी ने ककुसंद बुद्ध के प्रमाण दर्ज किए हैं। ककुसंद बुद्ध की स्मृति में सम्राट अशोक ने जो स्तंभ खड़े करवाए थे वह पूरा का पूरा नहीं मिलता है। फिलहाल 3.25 मीटर ऊंचा स्तंभ वहां आज भी मौजूद है। चित्र 32। ककुसंद बुद्ध की स्मृति में पहले का बना हुआ स्तूप था जिसका जीर्णोद्धार और विस्तारण अशोक ने कराए थे, जिसका व्यास बाद में चलकर 22 मीटर हो गया था। ककुसंद बुद्ध के गांव की खोज में इतिहासकारों ने काफी मशक्कत की। तब जाकर पता चला कि यह गांव नेपाल की वानगंगा नदी की बाईं और लोरी की कुदान और गोटेवा गांवों के बीच में है। गोटेवा की खुदाई हुई है। ककुसंद बुद्ध का स्तूप मिला है और स्तूप के चारकोल की जांच भी हुई है। चारकोल को कार्बन डेटिंग के लिए मियामी भेजा गया था। मियामी फ्लोरिडा का बड़ा शहर है और वहां की बेटा एनालिटिक रेडियो कार्बन डेटिंग लैबोरेटरी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। चित्र 33। कार्बन डेटिंग की रिपोर्ट बताती है कि इसका समय 800 BC है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध थे और गौतम बुद्ध 28वें बुद्ध थे, लेकिन ककुसंद बुद्ध 25वें बुद्ध थे। इसलिए कार्बन डेटिंग द्वारा ककुसंद बुद्ध के स्थल के चारकोल को 9वीं सदी ईसा पूर्व बताया जाना एकदम सटीक है, जबकि यह समय उत्तर वैदिक युग का बताया जाता है। ककुसंद बुद्ध का समय 9वीं सदी ईसा पूर्व में है। 8. विपसी बुद्ध 28 बुद्धों में 22वें स्थान पर हैं। विपसी बुद्ध का पुरातात्विक प्रमाण भरहुता स्तूप पर मिलता है। स्तूप पर विपसी बुद्ध का नाम अंकित है, भगवतो विपसिनो बोधि। इतना ही नहीं, अजंता की गुफा संख्या 17 में विपसी बुद्ध की तस्वीर मिलती है। विपसी बुद्ध के बाल ललाट पर लटके मिलते हैं। चित्र 34। सप्तबुद्धों की परंपरा विपसी बुद्ध से आरंभ होती है और गौतम बुद्ध तक चलती है। इसीलिए जहां जहां सप्तबुद्धों का अंकन है वहां विपसी बुद्ध मौजूद है। सांची के स्तूप पर, बौद्ध गया में, सारनाथ में और एलोरा की गुफाओं में सप्तबुद्ध का अंकन है। इसलिए विपसी बुद्ध की उपस्थिति वहां भी है। सिखी बुद्ध और वैश्यभू बुद्ध भी इन्हीं सप्तबुद्धों की मंडली में शामिल हैं। भरहुता स्तूप पर सिखी बुद्ध का नाम स्पष्ट नहीं है, जबकि वैश्यभू बुद्ध के नाम की जगह भगवतो बोधिसालो लिखा है। वैश्यभू बुद्ध का बोधिवृक्ष साल ही था। 9. 28 बुद्धों की परंपरा में एकदम आरंभ के 3 बुद्धों तन्हनकर, मेधनकर और शरणनकर के ऐतिहासिक सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। संभव है कि भविष्य में मिल जाए, मगर दीपनकर बुद्ध की मूर्तियां गांधार कला में बनी हुई मिलती हैं। चित्र 35। फाहियान ने अपनी पुस्तक के 13वें अध्याय में दीपनकर बुद्ध का उल्लेख किया है। तब फाहियान नगार जनपद की राजधानी में पहुंचे थे। कुल मिलाकर 28 बुद्ध हुए।
28 बुद्धों में चौथे दीपंकर बुद्ध थे और 28वें गौतम बुद्ध थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध हुए और दीपंकर बुद्ध उनसे 24 पीढ़ी पहले सिंधु घाटी सभ्यता के समय में हुए। 28 बुद्धों में से 2 बुद्धों का बोधिवृक्ष पीपल है, एक दीपंकर बुद्ध का और दूसरा गौतम बुद्ध का। सिंधु घाटी सभ्यता में पीपल वृक्ष की पवित्रता की जो धाक है वह गौतम बुद्ध के कारण नहीं बल्कि दीपंकर बुद्ध के कारण है। फाहियान ने दीपंकर बुद्ध को पुष्पार्पण किए जाने का उल्लेख नगार जनपद में किया है। आश्चर्य कि यह नगार जनपद सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है। बौद्ध भारत, प्रिंसेप और कनिंघम। बौद्ध भारत की खोज में जेम्स प्रिंसेप का बहुत बड़ा योगदान है। यदि प्रिंसेप ने धम्म लिपि नहीं पढ़ी होती तो बौद्ध भारत का सपना साकार नहीं होता। धम्म लिपि को पढ़ना बड़ा मुश्किल काम था, कारण कि इस लिपि के संबंध में नाना प्रकार की बातें बताई जाती थीं। अशोक स्तंभ को किसी ने भीम का गदा बताया तो किसी ने सिकंदर का बनवाया विजय स्तंभ बताया। किसी ने यूनानी भाषा में लिखा बताया तो किसी ने संस्कृत भाषा में लिखा बताया। दिन, महीने, साल बीतते गए और जेम्स प्रिंसेप पसोपेश में थे। आखिरकार वो दिन आ गया और प्रिंसेप की आंखें चमक उठीं। एक दंत, दूसरे आकार, तीसरे न और चौथे अनुस्वार की पहचान हो गई। लिखा था दान। 2 फ्रांसीसी यात्री विक्टोर जाकिमो 1830 के आरंभ में बनारस आए थे। तब जेम्स प्रिंसेप बनारस में थे। जाकिमो ने अपनी डायरी में लिखा कि जेम्स प्रिंसेप की सुबह भवनों के नक्शे और मानचित्रों को तैयार करने में गुजरती है। उनका दिन टकसाल में सिक्कों के मूल्यांकन में और उनकी शाम संगीत सभाओं में। जेम्स प्रिंसेप 1819 के सितंबर माह में भारत आए थे। वे पहले कोलकाता टकसाल में काम किए और फिर बनारस चले गए। चित्र 36। वे भौतिकी एवं रासायनिकी के अध्ययन और प्रयोगों में भी रुचि रखते थे। उन्होंने खनिज पदार्थों की उष्णता मापने की नई विधि निकाली थी। उन्होंने एक ऐसा तराजू भी तैयार किया था जो एक दाने के 3000वें भाग तक को तौल सकता था। 1830 में बनारस का टकसाल बंद हो गया तो प्रिंसेप फिर से कोलकाता चले गए। वे 1832 में एशियाटिक सोसाइटी के सचिव बनाए गए। जेम्स प्रिंसेप ने सचिव बनते ही मुद्राओं, शिलालेखों तथा पुरातात्विक अवशेषों पर ध्यान केंद्रित किया। प्रिंसेप ने अजंता, बोध गया और अन्य अनेक स्थानों पर मिले अभिलेखों की अनुकृतियां जर्नल में छापी। कनिंघम ने कहा है कि अब भारतविद बंद कमरे में साहित्यिक कृतियों के अध्ययन के स्थान पर जगह जगह घूमकर प्राचीन स्मारकों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता बन गए। 3 जेम्स प्रिंसेप को प्राचीन अभिलेखों, स्तंभों तथा पुरातात्विक अवशेषों से बहुत लगाव था। उन्हें जहां कहीं भी प्राचीन अभिलेखों का पता चलता था वहां से तुरंत उनकी अनुकृतियां मंगवाते थे। T.S. बर्ट उस समय इलाहाबाद में थे। बात 1834 की है। जेम्स प्रिंसेप ने बर्ट से आग्रह किया कि आप इलाहाबाद किले में उपेक्षित पड़े स्तंभ के अभिलेखों की अनुकृतियां सोसाइटी को भेजिए। बर्ट ने न सिर्फ अभिलेखों की अनुकृतियां भेजी बल्कि उस स्तंभ का सही माप, रेखाचित्र और कई बातें भी लिख भेजी। बर्ट ने बताया कि लोग इसे भीम की गदा बताते हैं और कहते हैं कि भीम इसी गदा से भांग घोटते थे और जिस बर्तन में वे भांग घोटते थे उसे अंग्रेजों ने किला जीतने पर यमुना में फेंक दिया था। 4 देवानंपिय प्रियदर्शी को स्टीवेंसन ने द्वाधार पिय पढ़ा। जाहिर है कि गलत पढ़ा, लेकिन पढ़ने के निकट तो पहुंच ही गए थे। बाद में जेम्स प्रिंसेप ने देवानंपिय प्रियदर्शी पढ़ा और सही पढ़ा, लेकिन देवानंपिय प्रियदर्शी कौन था प्रिंसेप को नहीं पता था। प्रिंसेप ने अनुमान किया कि देवानंपिय प्रियदर्शी स्वयं बुद्ध का नाम है, लेकिन बुद्ध तो राजा नहीं थे जबकि आगे प्रियदर्शी राजा लिखा है। प्रिंसेप ने एक दूसरा अनुमान किया कि देवानंपिय प्रियदर्शी वास्तव में सिलोन के राजा तिस हैं, जो देवानंपिय प्रियदर्शी की उपाधि धारण करते थे। लेकिन सवाल यह था कि सिलोन के राजा के इतने सारे शिलालेख भारत में कैसे आए, जरूर बात कुछ और है। तब टनर सिलोन में थे। वे पाली साहित्य का अध्ययन कर रहे थे कि दीपवंश को पढ़ते हुए उनकी आंखें चमक उठीं। दीपवंश में लिखा था कि बुद्ध के निर्वाण के 218 वर्ष बाद प्रियदर्शी का सिंहासनारोहण हुआ, जो कि चंद्रगुप्त के पौत्र और बिंदुसार के पुत्र थे। टनर ने देवानंपिय प्रियदर्शी की पहचान सम्राट अशोक के रूप में कर ली। खबर प्रिंसेप को पहुंची। प्रिंसेप ने टनर की इस खोज के लिए प्रशंसा की। घटना 1837 की है। भारत को उसका सम्राट मिल गया और इतिहास एक भयंकर भूल से बच गया। 5 प्रिंसेप की प्रतिभा में बिजली की तेज थी। धम्म लिपि को पढ़ने के 2 साल बाद प्रिंसेप गंभीर रूप से बीमार हो गए। बीमारी ऐसी कि नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा। 1840 में दिवंगत हो गए। प्रिंसेप को बड़ी छोटी उम्र मिली थी। धम्म लिपि को पढ़ने और प्रिंसेप की मृत्यु के बीच महज 3 साल का फासला था, लेकिन प्रिंसेप ने भारत के हजारों साल के इतिहास को अचानक ही बदल डाला। जेम्स प्रिंसेप ने न सिर्फ धम्म लिपि को पढ़ा बल्कि अनेक ऐसे कार्य किए जो इतिहास में मील के पत्थर हैं। 6 बनारस की पहली जनगणना प्रिंसेप ने कराई थी। बनारस का अक्षांश देशांतर प्रिंसेप ने बताया था और बनारस का प्रामाणिक इतिहास प्रिंसेप ने लिखा था। इतना ही नहीं, बनारस का प्रामाणिक नक्शा प्रिंसेप ने बनाया था और बनारस की भूमिगत जल निकासी प्रणाली भी प्रिंसेप ने चालू की थी। बनारस से बिहार को जोड़ने के लिए कर्मनाशा नदी का पुल प्रिंसेप की देन है। बनारस से रोज करीब 50 किलोमीटर घोड़े पर चढ़कर निर्माण कार्य देखने कर्मनाशा नदी के तट पर आते थे।
बनारस के लिए प्रिंसेप ने अनेक कार्य किए, मगर बनारस ने उनकी स्मृति में एक भी स्मारक नहीं बनवाए। 7. हिमालय क्षेत्र में उगने वाला औषधि से भरपूर प्रिंसेपिया नामक एक पौधा है। इसके बारे में पहली बार विस्तार से 1834 में जॉन फोर्ब्स रॉयल ने लिखा। जॉन फोर्ब्स रॉयल वनस्पति शास्त्री थे तथा सहारनपुर के बॉटेनिकल गार्डन के अधीक्षक थे। जेम्स प्रिंसेप इनके मित्र थे, जिन्होंने पहली बार धम्म लिपि को पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप 1839 में गंभीर रूप से बीमार थे और बचने की आशा नहीं थी। जॉन फोर्ब्स रॉयल ने अपने मित्र जेम्स प्रिंसेप के नाम पर 1839 में इस पौधे का नाम प्रिंसेपिया रखा। मैटेरिया मेडिका में प्रिंसेपिया नाम जोड़कर रॉयल ने अपने मित्र लिपिविज्ञानी प्रिंसेप को अमर कर दिया। 8. जेम्स प्रिंसेप ने जिस साल 1837 धम्म लिपि पढ़ी थी, उसी साल उनकी इकलौती बेटी एलिजा का जन्म हुआ था। अगले साल गंभीर रूप से बीमार हो गए, ऐसा कि उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। लेकिन इस जीनियस का त्यागपत्र इस आशा में स्वीकार नहीं हुआ कि वे इंग्लैंड से लौटकर फिर भारत आएंगे, मगर वे लौट नहीं सके। मौत ने उनकी जिंदगी छीन ली। भारत में अनेक विदेशी आए, कोई सोना तो कोई चांदी ले गए। वे जेम्स प्रिंसेप थे जो अपने बीमार शरीर लेकर इंग्लैंड गए, लेकिन भारत को धम्म लिपि देकर गए। प्रिंसेप ने यदि और कुछ न भी किए होते तब भी केवल अशोककालीन लिपि की कुंजी खोज लेने के लिए उनका स्थान विश्व के उन चोटी के विद्वानों में है जिन्होंने प्राचीन मिस्र और बेबीलोनिया की लिपि के रहस्य खोज निकाला। 9. बौद्ध भारत की खोज में जिन पुरातत्वविदों का महत्वपूर्ण योगदान है, उनमें अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम सबसे ऊंचा है। भारत पहुंचने के तुरंत बाद 1833 में उनकी मुलाकात जेम्स प्रिंसेप से हुई। भारतीय पुरातत्व में अपार रुचि को देखते हुए जेम्स प्रिंसेप ने कनिंघम को 1837 में अपना सहयोगी बना लिया। प्रिंसेप ने कनिंघम के बारे में लिखा है कि वे इतने प्राचीन ऐतिहासिक तथ्यों तथा कृतियों को प्रकाश में ला सके हैं, जिनके सामने मुझे तो लगता है कि मैं अकर्मण्य रहा हूं। कनिंघम को गढ़ने में जेम्स प्रिंसेप की भूमिका सराहनीय रही। कनिंघम ने भी जेम्स प्रिंसेप को प्राचीन सिक्कों के लेखों और लिपि उद्वाचन में सहायता की थी। 10. कनिंघम ने पहली खुदाई 1835 में सारनाथ की कराई थी। ये बात उन्होंने अपनी पुस्तक द भीलसा टॉप्स में बताई है। पुरातत्व से ऐसा लगाव था कि अपने खुद के खर्च से खुदाई करवाई थी। इस खर्च का जोड़ घटाव तो शोध का विषय है, लेकिन उनकी इस खोज के लिए बौद्ध भारत सदैव आभारी रहेगा। कनिंघम ने चीनी यात्रियों के वृतांतों के आधार पर बौद्ध भारत की खोज की। उन्होंने चीनी यात्रियों द्वारा निर्देशित तक्षशिला, श्रुग्न, अहिच्छत्र, बैराट, सनकिसा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वैशाली और नालंदा आदि प्रमुख बौद्ध स्थलों को फिर से खोज निकाला। उन्होंने 1842 में सनकिसा की खुदाई कराई थी। साकमुनिसा बुद्ध के नाम पर सनकिसा है। अभिलेखों में बुद्ध का नाम साकमुनिसा मिलता है। सनकिसा की खोज कनिंघम ने 1842 में की थी। उन्होंने अपनी पुस्तक द एंशिएंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया में इसके बारे में विस्तार से लिखा है। चीनी यात्री फाहियान और हवेनसांग ने भी सनकिसा के बारे में दिलचस्प जानकारियां दी हैं। प्राचीन काल में यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल था। कनिंघम ने 1851 में सांची का उत्खनन करवाया था। 1854 में लिखित अपनी पुस्तक द भीलसा टॉप्स में सांची तथा सांची के आसपास से खुदाई में प्राप्त स्तूपों और अभिलेखों का वर्णन किया है। बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत और महामोग्लान के अवशेषों को कनिंघम ने ही खुदाई में प्राप्त किया था। कनिंघम ने ही सर्वप्रथम 1861 में कौशाम्बी की यात्रा कर इसके पुरातात्विक महत्व की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया। बाद में N.G. मजूमदार ने यहां खुदाई कराई, जिनकी बाद में चलकर हत्या हो गई। 1862-63 में उन्होंने अहिच्छत्र की खुदाई में प्राचीन पुरावशेष प्राप्त किए और 1963 में तक्षशिला के खंडहरों का पता लगाया। 11. कनिंघम ने 1873 में भरहुत स्तूप को देखा था। बहुत बुरा हाल था। उन्होंने भरहुत स्तूप के अवशेषों को कोलकाता म्यूजियम में संरक्षित करवाया, जबकि अनेक यूरोपियन इन्हें विदेश ले जाना चाहते थे। कनिंघम ने जैसे भीलसा टॉप्स में सांची तथा सांची के आसपास से खुदाई में प्राप्त पुरावशेषों तथा अभिलेखों का वर्णन किया है, वैसे ही महाबोधि द ग्रेट बुद्धिस्ट टेम्पल अंडर द बोधि ट्री एट बुद्ध गया 1892 में बोध गया के आसपास के स्थानों की खुदाई का विवरण प्रकाशित किया है। पुरालेख शास्त्र में कनिंघम की दिलचस्पी का प्रमाण इंस्क्रिप्शनम इंडिकारम नामक ग्रंथमाला है, जिसका पहला खंड स्वयं कनिंघम ने बड़ी सावधानी से संपादित किया है। अशोककालीन शिलालेखों वाले इस खंड का प्रकाशन 1877 में हुआ था। कनिंघम ने न केवल संबोधि स्थल की पुरानी गरिमा प्रदान की, बल्कि कुशीनगर को भी उन्होंने भारतीय इतिहास में प्रमुखता से सामने लाया। आज तेल्हाड़ा बौद्ध विश्वविद्यालय की खुदाई से सब लोग चकित हैं, किंतु कनिंघम ने बहुत पहले अपनी रिपोर्ट में टीले के अंदर कोई बड़ा साम्राज्य समाया होने का इशारा कर दिया था। 12. कनिंघम ने सिक्कों और कलाकृतियों का व्यापक संग्रह किए थे। कुछ संग्रह खो गए, मगर अनेक संग्रहालयों में रखे हुए हैं। उन्होंने 1871 में भारत का प्राचीन भूगोल नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। इस ग्रंथ में उन्होंने प्राचीन स्थानों की पहचान की, जिनमें अधिकांश सही साबित हुए हैं। ध्यातव्य है कि हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले कनिंघम ने ही 1872-73 में कराई थी, लेकिन वे इसका हल नहीं निकाल सके। वाकई जेम्स प्रिंसेप और अलेक्जेंडर कनिंघम बौद्ध भारत के सच्चे प्रेरी थे। बौद्ध भारत इन दोनों महान पुरातत्ववेत्ता के प्रति सदैव ऋणी रहेगा।
बौद्ध संस्कृति और विदेश। चीन, भारत और ईरान के बीच स्थित भूभाग को चीनी तुर्किस्तान कहा जाता है। इसी के अंतर्गत प्राचीन खोतान राज्य था। खोतान में मुख्य रूप से उइगुर लोग बसते हैं। खोतान के मार्ग से ही बौद्ध धर्म चीन पहुंचा। एक समय में खोतान बौद्ध धर्म की शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक के पुत्र कुणाल ने यहां जाकर बौद्ध राज्य की स्थापना की थी। कुणाल के पुत्र येउल तथा पौत्र विजित संभव हुए। विजित संभव के शासनकाल के 5वें वर्ष में बौद्ध आचार्य वैरोचन ने खोतान में बौद्ध धर्म का प्रचार किए। आचार्य वैरोचन का ये भित्तिचित्र खोतान से मिला है। इतिहासकारों ने इसका समय 7-8वीं सदी बताया है। चित्र 37। चीनी यात्री फाहियान ने खोतान में प्रचलित बौद्ध धर्म का विस्तृत विवरण दिया है। उन्होंने लिखा है कि प्रत्येक घर के द्वार पर धम्मस्तूप स्थापित किए हुए हैं। छोटे से छोटा धम्मस्तूप भी 20 हाथ से अधिक ऊंचा होगा। फाहियान को खोतान के गोमती संघाराम में ठहराया गया था। फाहियान रथ यात्रा देखने के लिए यहां 3 महीने तक ठहरे थे। फाहियान ने खोतान में राजा के नव विहार का भी उल्लेख किया है। बताया है कि यह 80 वर्षों में बना है और पूरे 3 राजाओं के शासनकाल तक बना है। राजा के नव विहार पर सुंदर खुदाई का काम और पच्चीकारी है। ऊपर सोने चांदी के पत्र चढ़े हैं और भांति भांति के रत्न जड़े हैं। फाहियान के विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि खोतान में राजा और प्रजा दोनों ही बौद्ध थे। यहाँ के बौद्ध विहार शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। धर्मक्षेम नामक बौद्ध विद्वान चीन से महापरिनिर्वाण सूत्र की पांडुलिपि की खोज में 433 में खोतान आए थे। इससे यहाँ की समृद्ध विरासत का पता चलता है। कूची भी खोतान के समान बौद्ध सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। वहां भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्राचीन समय में ही हो चुका था। प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक कुमारजीव का जन्म कूची में हुआ था। कुमारजीव ईसा के 4वीं सदी में हुए थे। उन्होंने चीन में रहकर अनेक भारतीय बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किए। 2. तिब्बत हिमालय के उत्तर में बहुत ऊंचे पठार पर बसा है। तिब्बत के लोग बौद्ध हैं। 7वीं सदी में सम्राट सोनसेन गंपो ने तिब्बत के पश्चिम में स्थित झकझुन राज्य जीत लिया। उनकी अनेक पत्नियों में से एक नेपाल से, दूसरी चीन से और तीसरी झकझुन से थी। कहा जाता है कि ये राजकुमारियां अपने साथ बुद्ध की प्रतिमाएं लेकर गई थीं। इससे सम्राट के मन में धम्म के प्रति आस्था उत्पन्न हुई। सोनसेन गंपो एक लिखित भाषा विकसित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने मंत्री थोन्वी संभोट को भारत भेजा। खोतान उस समय शक्तिशाली बौद्ध साम्राज्य था। संभोट ने तिब्बती भाषा के लिए वर्णमाला तथा व्याकरण का आविष्कार किया। उन्हें तिब्बती साहित्य का जनक कहा जाता है। सोनसेन गंपो का उद्देश्य भारतीय बौद्ध ग्रंथों का तिब्बती में अनुवाद कराना था। यह अनुवाद वे इसलिए कराना चाहते थे कि इससे तिब्बत में बौद्ध धर्म की लोकप्रियता बढ़ेगी। इसके पूर्व तिब्बत के लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से वहां के राजा ने नालंदा और औदतपुरी विश्वविद्यालयों से क्रमशः शांतिरक्षित एवं पद्मसंभव को तिब्बत आमंत्रित किया। ये विद्वान तिब्बत जाकर धम्म का मार्ग प्रशस्त किए। 11वीं सदी में अतीश दीपनकर तिब्बत गए। उन्होंने अनेक वर्षों तक वहां निवास कर बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार किए। तिब्बत में कई बौद्ध स्तूप, चित्र, अड़तीस और मठ स्थापित हुए। वहां के मठों और विहारों का निर्माण भारतीय विहारों की शैली में किया गया। समय विहार की वास्तुकला इसका उदाहरण है। 3. चीनी सम्राट मिंगती के निमंत्रण पर 2 भारतीय बौद्ध विद्वान 67 में सबसे पहले चीन गए थे। एक का नाम काश्यप मातंग और दूसरे का नाम धर्मरक्षित था। धर्मरक्षित का एक नाम धर्मरत्न भी मिलता है। काश्यप मातंग का जन्म मगध में हुआ था, लेकिन चीन जाते समय वे गांधार में रहते थे। काश्यप मातंग और धर्मरत्न बौद्ध धम्म की पुस्तकें चीन ले गए। वे एक श्वेत घोड़े पर सवार होकर गए थे। चीनी सम्राट ने उनके रहने के लिए श्वेताश्व विहार का निर्माण करवाया। यही चीन का प्राचीनतम बौद्ध विहार था। शुरुआती दौर में बौद्ध धम्म को कन्फ्यूशियस मतानुयायियों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे चीन में बौद्ध धम्म का समर्थन प्राप्त होने लगा। 2वीं सदी के प्रसिद्ध दार्शनिक मोत्सू ने बौद्ध धम्म को कन्फ्यूशियस के धर्म से श्रेष्ठ बताया। चीनी सम्राट वु 265-290 तथा मिन 313-316 ही के समय में यहाँ अनेक बौद्ध मठों एवं विहारों का निर्माण हुआ। लगभग 100 वर्षों बाद दक्षिणी चीन के राजा लियांग वुती ने बौद्ध धम्म को राजधर्म का दर्जा दिया। वे सुई और तांग राजवंशों ने बौद्ध धम्म को राजकीय संरक्षण दिए। तांग काल को तो इतिहास में चीन का बौद्ध काल कहा जाता है। तांग काल में प्रभाकर मित्र, दिवाकर, बोधिरुचि, अमोघवज्र, वज्रमित्र जैसे बौद्ध विद्वान चीन गए। अनेक चीनी यात्री भी बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत आए। फाहियान, हवेनसांग और इत्सिंग इनमें सर्वाधिक प्रमुख हैं। भारत के कई बौद्ध विद्वान चीन में काफी लोकप्रिय हुए। उनमें एक नाम बोधिधर्म का है। कांचीपुरम के बोधिधर्म वहां इतने लोकप्रिय हुए कि उनकी वहां पूजा की जाने लगी। बौद्ध धम्म के प्रचार के साथ चीन में अनेक बौद्ध गुफाएं बनाई गईं। इन गुफाओं में कहीं चट्टानें काटकर बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई गईं तो कहीं उनके अंदर चित्रकारी की गई। दुन हुआंग और लांगमेन के गुफा परिसर दुनिया में प्रसिद्ध हैं। चित्र 39। 4. कोरियाई देशों में बौद्ध धम्म 372 में चीन से पहुंचा। कोरिया चीन के उत्तर पूर्व में स्थित है। सबसे पहले सुंदो नामक एक बौद्ध भिक्खु बुद्ध की मूर्ति और सूत्र लेकर कोरिया पहुंचे। बाद में 384
में बौद्ध आचार्य मल्लानंद कोरिया गए। कोरिया के प्योंगयांग नगर में एक भारतीय बौद्ध भिक्षु ने 404 में 2 मठों का निर्माण कराया था। उसके बाद अनेक बौद्ध विद्वान कोरिया गए। कोरिया से भी अनेक यात्री ज्ञान की खोज में भारत आए। बड़ी संख्या में बौद्ध ग्रंथों का कोरिया की भाषा में अनुवाद हुए। 8वीं सदी में कोरियाई यात्री हाइचो बौद्ध संस्कृति को जानने के लिए भारत की यात्रा की। वे पूर्वी भारत में 724 में पहुंचे थे। उन्होंने सारनाथ, राजगीर, कुशीनगर और बौद्ध गया के प्रसिद्ध स्तूपों को देखा। बताया कि सभी मगध राज्य में हैं। सारनाथ के अशोक स्तंभ से वे बहुत प्रभावित हुए। जापान में बौद्ध धम्म कोरिया से पहुंचा। बात 552 की है। उस समय कोरिया के सम्राट ने जापानी सम्राट के लिए अनेक प्रकार की भेंट भेजी, जिनमें बौद्ध मूर्तियां, सूत्र, पूजा की वस्तुएं और उनके साथ अनेक कलाकार एवं वास्तुकार आदि शामिल थे। जल्द ही जापान में बौद्ध धम्म प्रभावशाली हो गया। वहां जिस लिपि में बौद्ध सूत्र लिखे जाते थे उसे शित्तन कहा जाता है। ये शित्तन वस्तुतः सिद्धम का दूसरा रूप है। 5. श्रीलंका उन प्रारंभिक देशों में से एक है जहां पर सबसे पहले बौद्ध धम्म फैला। बौद्ध धम्म की तृतीय संगीति के बाद सम्राट अशोक के पुत्र महिंद और बेटी संघमित्ता बौद्ध धम्म का संदेश लेकर श्रीलंका गए थे। वे अपने साथ बोधि वृक्ष की शाखा भी लेकर गए थे, जहां उसे रोपा गया। जिस समय सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री श्रीलंका गए थे, उस समय वहां के राजा देवानंपियतिस थे। देवानंपियतिस बौद्ध धम्म के सिद्धांतों से प्रभावित हुए और वे बौद्ध धम्म में दीक्षित हो गए। 5वीं सदी में बुद्धघोष नामक बौद्ध भिक्षु श्रीलंका गए। वहां बौद्ध धम्म के प्रसार में उनकी बड़ी भूमिका रही। बुद्धघोष का जन्म गया के निकट हुआ था। वे राजा महानामन 409-31 के शासनकाल में श्रीलंका गए थे। बौद्ध धम्म के विकास में बुद्धघोष का सबसे बड़ा योगदान त्रिपिटकों के प्रायः सभी ग्रंथों पर विद्वत्तापूर्ण टीकाएं हैं। बौद्ध धम्म के साथ साथ बौद्ध कला भी श्रीलंका पहुंची। श्रीलंका की चित्रकला का सबसे सुंदर नमूना सिगिरिया गुफा विहार में मिलता है। 6. बर्मा भारत की पूर्वी सीमा से सटा हुआ देश है। वहां बौद्ध धम्म की प्रधानता है। बर्मा में बौद्ध धम्म का प्रवेश 3वीं सदी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के काल में हुआ। 5वीं सदी में बौद्ध दार्शनिक बुद्धघोष पाली पुस्तकें लेकर थातोन गए थे। अशोक के समय में बर्मा स्वर्ण भूमि के नाम से चर्चित था। बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने सोन तथा उत्तरा नामक बौद्ध भिक्षुओं को धम्म प्रचार हेतु बर्मा भेजा था। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि दक्षिण बर्मा में 5वीं-6वीं सदी से बौद्ध धम्म के होने के संबंध में पुरातात्विक सामग्री मिलती है। वर्तमान प्रोम से 5 मील दक्षिण प्यू जाति की प्राचीन राजधानी श्री क्षेत्र का ध्वंसावशेष अमावजा में वर्तमान है। अमावजा के समीप के एक गांव में 2 स्वर्ण पत्र अभिलेख मिले हैं, जिनमें दक्षिण की 4वीं-5वीं सदी की कदम लिपि और पाली भाषा में बुधवचन उत्कीर्ण है। 11वीं सदी में शिन अरहन हुए। वे त्रिपिटक के ज्ञानी थे। उन्होंने पगान के राजा अनिरुद्ध के धम्म प्रेम की बात सुनी थी। एक दिन शिन अरहन को लोग राजा अनिरुद्ध के पास ले गए। शिन अरहन के प्रभाव तथा राजा अनिरुद्ध के उत्साह से बौद्ध धम्म बर्मा में दावाग्नि की तरह फैलने लगा। बर्मा में पगान 11वीं से 13वीं सदी तक बौद्ध संस्कृति का महान केंद्र बना रहा। ये श्रेय वहां के प्रतापी राजा अनिरुद्ध को जाता है। चित्र 40। राजा अनिरुद्ध ने ही खेजेगोन पैगोडा का निर्माण करवाया था। राजा अनिरुद्ध ने पाली भाषा को विकसित किया तथा अनेक बौद्ध ग्रंथों का पाली भाषा में अनुवाद कराया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। डॉक्टर हरेराम सिंह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह हिंदी के जाने माने इतिहासकार, भाषा वैज्ञानिक व आलोचक हैं। इन्होंने जितना सुंदर व व्यवस्थित काम साहित्य पर किया है, उतना ही सुंदर व व्यवस्थित काम इतिहास पर भी किया है। ये अक्सर कहा करते हैं कि भारत में जितना काम इतिहास, राजनीति और धर्म पर हुआ है, उतना अच्छा काम यहाँ साहित्य पर नहीं हुआ है। भारत के वनिस्पत यूरोप आदि देशों में साहित्य पर बहुत काम हुआ है और उल्लेखनीय काम हुआ है। फिर भी जैसा कि वे बताते हैं, साहित्य और इतिहास में मौलिक चिंतन का अभाव पूरे विश्व में है। ऐसे बहुत ही कम लोग मिलते हैं जो नए ढंग से सोचते हैं और नया व मौलिक अपना विचार रखते हैं। पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह इससे बिल्कुल भिन्न है। वे इसके पीछे की जड़ता भाव को न सिर्फ अच्छी तरह समझते हैं, बल्कि इस जड़ता पर प्रहार भी करते हैं। इनका पूरा लेखन जड़ता के खिलाफ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह बातचीत के क्रम में मुद्रा राक्षस की प्रशंसा करने से नहीं चूकते हैं और बताते हैं कि मुद्रा राक्षस हिंदी के ऐसे लेखकों में से थे जो नए ढंग से सोचते थे और नए ढंग से लिखते थे। वे उनके बारे में ये भी बताते हैं कि उनका पूरा साहित्य एक तरह का विद्रोह है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह का जन्म वैसे तो कृषक जमींदार परिवार में 5 नवंबर 1965 को बिहार के रोहतास जिलांतर्गत अर्क नाम के गांव में हुआ था। उनके जीवन व मन मस्तिष्क पर गांव का प्रभाव सहज ही देखने को मिलता है। उनकी बोली वाणी में गांव के शब्द कभी ओझल नहीं हुए। गांव की संस्कृति और बिंब इनके लेखन में अक्सर प्रकट हो जाते हैं। इसका उन्हें फायदा भी हुआ। जब वे भोजपुरी, हिंदी, अंग्रेजी शब्दकोश की रचना कर रहे थे तब उनकी झोली खाली नहीं, पूरी तरह भरी हुई थी और वे मुक्त हाथों से उसके अर्थों व भावों को लुटा रहे थे। बचपन में अधिक घूमने की वजह से प्यार में घर वाले इन्हें घुरली कह बुलाते थे और घूमने की प्रवृत्ति ने इन्हें राहुल सांकृत्यायन की तरह घुमक्कड़ बना दिया।
इसका फायदा परिवार वालों को मिला या न मिला, हिंदी साहित्य और भारतीय इतिहास को खूब मिला। इन्होंने इतिहास और साहित्य को बहुत घूम घूम जिया और पाया कि साहित्य अभी ठहरा है, उसे और अधिक गति की जरूरत है। इसके बिना न तो साहित्य का भला किया जा सकता है और न ही समाज का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह का स्पष्ट मानना है कि जिसका अपना साहित्य नहीं होगा वह रिच नहीं हो सकता और न ही उसकी सत्ता होगी। साहित्य ही से सत्ता की भूमि तैयार होती है। इसलिए वे समाज के सबसे निचले तबके की भाषा और उसकी भाषाई संस्कृति व साहित्य पर काम करते रहे हैं। वे ये भी कहते हैं कि किसी का इतिहास अगर अज्ञात है तो उसे जानने का सर्वोत्तम रास्ता उसकी भाषा हो सकती है। भाषा का समाजशास्त्र 2004 में वे लिखते हैं, सामाजिक दबाव समूहों को पकड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है। मध्यम पुरुष का विभिन्न व्याकरणिक रूप। मध्यम पुरुष के लिए अंग्रेजी में दाव तथा यू है, हिंदी में तुम आप 3 है, किंतु जापानी में 7 है। मध्यम पुरुष के विभिन्न व्याकरणिक रूप उस समाज विशेष के सामंतमूलक स्वर को खोलते हैं। कारण कि समाज में जैसे जैसे वर्ग भेद और ऊंच नीच की जटिलताएं घर गहराने लगती हैं, वैसे वैसे उस समाज की भाषा स्तरभेदक अभिव्यक्तियां कायम करने लगती हैं। संस्कृत में मध्यम पुरुष में त्वम के स्थान पर आदर के लिए भवत के रूपों का प्रयोग मिलता है। आमुख में मतलब साफ है, भाषा किसी समाज की जटिलता को, उसकी संस्कृति को, उसके सोचने के तरीकों से पर्दा उठाती है। किस समाज का कितना स्टैंडर्ड है, इसकी भी जानकारी भाषा के माध्यम से हो जाती है। इतना ही नहीं, वे भारत में नाग परिवार की भाषाएं 2006 विषय पर चर्चा करते हुए कहते हैं, भारत के भाषा परिवारों में से द्रविड़ कुल की भाषाएं मूर्धन्य ध्वनियों का सर्वाधिक प्रयोग करती हैं। आर्य परिवार की भाषा इन ध्वनियों का उतने बड़े पैमाने पर व्यवहार नहीं करती है जितने बड़े पैमाने पर प्राकृत भाषाएं करती हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में ब्रज से लेकर बंगाल तक टा थर अड़ का खूब व्यवहार होता है, जबकि अ को लेकर पश्चिम की भाषाएं मराठी, सिंधी, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी, बांगरू पूर्वी क्षेत्र से काफी आगे हैं। ये ध्वनियां मुंडक भाषाओं में भी प्रचलित हैं, तथापि माना ये जाता है कि ये इस परिवार की मूल ध्वनियां नहीं है। कारण कि बाहरी प्रभावों से अन्य की अपेक्षा कम प्रभावित इस परिवार की एक भाषा स्वर में ये ध्वनियां अनुपलब्ध जान पड़ती हैं। नाग परिवार की प्राय भाषाएं मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग नहीं करती हैं। जो करती हैं उनका मूर्धन्यत्व विवाद में है। सम 51 कहने का तात्पर्य यह है कि आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह को पढ़कर द्रविड़ आर्यकुल और नाग परिवार की विशेषताओं को बखूबी जान सकते हैं। इनका भाषाई समझ बिल्कुल स्पष्ट एवं तुलनात्मक है। वे अपनी पुस्तक हिंदी के प्रमुख भाषा वैज्ञानिक बोलियां एवं अस्मितामूलक भाषा विज्ञान में डॉक्टर रामविलास शर्मा की भाषा संबंधी स्थापना पर विचार करते हुए कहते हैं कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भाषा विषयक कई मौलिक स्थापनाएं दी हैं। उन्होंने भाषा विज्ञान की नज़र से भारत में आर्यों के आगमन को भी विश्लेषित किया है। वे मानते हैं कि आर्य मूल भारत के निवासी हैं और उनका आगमन बाहर से नहीं हुआ है। घ ध भ ऐसी ध्वनियां हैं जो सिर्फ उत्तरी भारत की आर्य भाषाओं में हैं। भारत से बाहर ये ध्वनियां नहीं हैं। यदि आर्य भारत में बाहर से आए होते तो निश्चित रूप से ये ध्वनियां भारत के बाहर की भाषाओं में भी प्राप्त होती। सम 40 मगर वे ध्वनियां बाहर नहीं मिलती। पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह रामविलास शर्मा की उस स्थापना से आंशिक रूप से असहमत होते हुए उनकी भाषा को भी उनकी पहचान का कारण मानते हैं। इसे समझने के लिए हिंदी भाषा में आदिवासी विमर्श आलेख काफी है। इस पुस्तक में इन्होंने हिंदी के प्रमुख भाषा वैज्ञानिकों में से सैमुएल हेनरी केलाग 1839-1899, ए फ्रेडरिक रूडोल्फ हॉर्नले 1841-1918, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन 1839-1904, कामता प्रसाद गुरु 1875-1947, मंगलदेव शास्त्री 1890, रामचंद्र वर्मा 1890-1969, धीरेन्द्र वर्मा 1897-1973, बाबूराम सक्सेना 1897, किशोरीदास बाजपेयी 1898-1981, उदय नारायण तिवारी 1903-1984, हदेव बाहरी 1907, डॉक्टर रामविलास शर्मा 1912-2000, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी 1923-1989, राजमल बोरा 1933-2007, रविंद्रनाथ श्रीवास्तव 1936-1992 जैसे भाषा वैज्ञानिकों पर महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराते हैं, साथ ही उनकी भाषा संबंधी स्थापना की सीमा भी रेखांकित करते हैं। शायद औरंगाबाद महाराष्ट्र से भाषा वैज्ञानिक राजमल बोरा ने 26 मई 2014 के एक पत्र में लिखा था, मगध क्यों उपेक्षित रहा? भारत से बौद्ध धर्म एकाएक क्यों गायब हुआ? आधुनिक भाषाओं में बौद्ध साहित्य नगण्य है, ऐसा क्यों? इन सब के स्रोत आप समाज भाषा विज्ञान के संदर्भ में पहचान रहे हैं, यह अच्छा है। समाज भाषाशास्त्री राजेंद्र प्रसाद सिंह, संपादक शशि कला, सम 75। इसलिए आप जरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह को संपूर्ण में देखें तो ऐसा स्पष्ट देखेगा कि इन्होंने समाज भाषा विज्ञान के सहारे बहुत से ऐसे तथ्यों से पर्दा उठाया है जो हमारे इर्द गिर्द या जीवन के हिस्सा थे, मगर हम उसे अब तक नहीं समझ पा रहे थे। डॉक्टर सिंह ने उसे सबको अच्छी तरह समझा दिया है, तथ्यों से प्रमाणित कर दिया है। यही इनकी विशिष्ट उपलब्धि है। संस्कृत पहले की पाली, ये रिसर्च इनका बहुत चर्चित रहा है। भोजपुरी भाषा और साहित्य पर भी इन्होंने अच्छा काम किया है। भोजपुरी के भाषा शास्त्र इनकी स्वतंत्र एक पुस्तक है। इसमें भोजपुरी का बहुत कुछ उलझा झोल साफ हो गया है।
इन्होंने कई जगहों पर वैदिक संस्कृत को आड़े हाथ भी ले लिया है। यह इनकी संकटों पर विजय पाने जैसी उपलब्धि है। फिर भी भोजपुरी समाज इनसे और अधिक की मांग करता है, क्योंकि इन्होंने भोजपुरी समाज की भूख को और ज्यादा बढ़ा दिया है। भोजपुरी के तथाकथित नक्सली कवि नारायण महतो की मृत्यु से आहत मुद्रा राक्षस की दृष्टि का बखान करते हुए वे कहते हैं, मुद्रा राक्षस की दृष्टि चहुआ रहती थी। देश में कहाँ क्या हो रहा है इसकी खबर वे रखते थे और उस पर वे लिखते भी थे। वरना ऐसा कौन हिंदी का लेखक होगा जो भोजपुर के उद्वंतनगर प्रखंड कसाब गांव के कवि की मृत्यु पर लिखता और उसके महत्व को रेखांकित करता। वैसे लेखक मुद्रा राक्षस ही थे। वे सच्चे अर्थों में ओबीसी लेखक थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह से बातचीत पर आधारित यह अंश मुद्रा राक्षस के बारे में बहुत बड़ा इशारा करता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह के महत्वपूर्ण पुस्तकों में हिंदी साहित्य का सबाल्टर्न इतिहास 2009, भोजपुरी के भाषा शास्त्र 2006, दलित साहित्य का इतिहास भूगोल 2009, आधुनिक भोजपुरी के दलित कवि और काव्य 2010, भोजपुरी भाषा व्याकरण और रचना 2011, हिंदी साहित्य प्रसंगवश 2010, भाषा साहित्य और इतिहास का पुनर्पाठ 2016, हिंदी के प्रमुख भाषा वैज्ञानिक बोलियां एवं अस्मिता मूलक भाषा विज्ञान 2019, ओबीसी साहित्य विमर्श 2014 आदि हैं। इनकी प्रमुख संपादित पुस्तकों में कहानी के 100 साल 2002, 95 भाषाओं का समेकित पर्याय शब्दकोश 2010, काव्य तारा 2006, काव्य रसनिधि 2006, साहित्य में लोकतंत्र की आवाज 2009, हिंदी की लंबी कविताओं का आलोचना पक्ष 2011, हिंदी की चुनी हुई लंबी कविताओं पर बातचीत 2010, भोजपुरी हिंदी इंग्लिश लोक शब्दकोश 2009 और ओबीसी साहित्य के विविध आयाम 2014 मुख्य हैं। ओबीसी साहित्य के विविध आयाम 2014 में वे स्वयं के साथ डॉक्टर ललन प्रसाद सिंह के 3, हरिनारायण ठाकुर के 1 और डॉक्टर हरिराम सिंह के 9 लेख सम्मिलित कर ओबीसी साहित्य की धारा को स्थापित किया और बताया कि मराठी में ओबीसी साहित्य का जन्म पहले हो चुका था, पर हिंदी में वह पहले से मौजूद था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ओबीसी साहित्य के मान्य स्थापनाकार व सिद्धांतकार हैं। ओबीसी साहित्य के संबंध में वे मनुवादी दृष्टिकोण का पर्दाफाश करते हुए तथा तथाकथित साहित्य के मठाधीशों की पोल खोलते हुए लिखते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ओबीसी साहित्य की अवधारणा को लेकर कई प्रकार के विमर्श आरंभ होंगे। उसके नामकरण पर बहसें होंगी, इसके स्वरूप पर चर्चाएं होंगी। शुद्धतावादी आचार्यगण जातिवादी विभाजन द्वारा साहित्य जैसी पावन अवधारणा को भ्रष्ट किए जाने के लिए ओबीसी साहित्य को गलियाएंगे। कोई यह भी कहेगा कि इसका कोई सौंदर्य शास्त्र नहीं है, कोई इसके कला पक्ष को अधूरा बतलाएगा, कोई इसमें काव्यशास्त्रीय मानदंड की तलाश करेगा, और भी कई प्रकार की बहसें शुरू होंगी। ऐसी बहसों का एक पक्ष ये भी होता है कि इसके आलोचकों और रचनाकारों को ऐसे सवालों में उलझाकर भ्रमित किया जा सके तथा उनकी पूरी ऊर्जा दूसरी दिशा में खर्च करके ऐसे साहित्य की अवधारणा को जन्म से ही लकवाग्रस्त किया जा सके। ओबीसी साहित्य विमर्श प्रे सम 21, जबकि ओबीसी के सौंदर्य शास्त्र पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह और डॉक्टर ललन प्रसाद सिंह ने स्पष्ट लिखा है, उसकी अवधारणा को कई कोणों से विचार विमर्श के बाद स्थापित किया है और तब कहीं जाकर वे इसकी स्वीकृति प्रदान किए हैं। डॉक्टर ललन प्रसाद सिंह ने ओबीसी साहित्य के सौंदर्य शास्त्र पर स्पष्ट लिखा है, न्याय निमित्त संघर्ष तो ओबीसी की नियति है। उसी संघर्षशील संस्कृति चेतना की सृजनात्मक तथा आलोचनात्मक अभिव्यक्ति ओबीसी साहित्य में होती है। इसका सौंदर्य शास्त्र मार्क्सवाद पर आधारित है। ओबीसी साहित्य के विविध आयाम प्रे सम 0.34। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह अपने युग के कई महत्वपूर्ण लेखकों पर भी कम किंतु बहुत सटीक लिखा है। मधुकर सिंह और राजेंद्र यादव के प्रति उनमें खास आकर्षण है। अनूपलाल मंडल, फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेम कुमार मणि भी उनकी आलोचना के केंद्र में प्रमुखता से अवस्थित हैं। भक्तिकालीन कवियों में उन्हें कबीर सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए वे नए औजार से कबीर की खुदाई 2020 पुस्तक लिखते हैं और बताते हैं कि अब तक कबीर को देखने, समझने और मूल्यांकन करने के जो स्केल थे उनसे कबीर को ठीक से नहीं नापा जा सकता है। कबीर किसानों और कारीगरों के कवि हैं, वे ब्राह्मण विरोधी कवि हैं, वे समानता के कवि हैं और श्रम संस्कृति को स्थापित करने वाले कवियों में से हैं। हिंदी साहित्य का सबाल्टर्न इतिहास 2009 उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से है। इस पर जितनी चर्चा होनी चाहिए थी उतनी कम हुई है, ये दुर्भाग्य है। इस पुस्तक से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह का साहित्य इतिहास संबंधी दृष्टिकोण का पता चलता है और यह भी कि रामचंद्र शुक्ल से लेकर जितने द्विज संस्कृति के वाहक साहित्यकार और इतिहासकार थे उन्होंने अब तक आमजन के लिए किया क्या है। ये पुस्तक पोल खोल परंपरा की बेजोड़ कृति है। इसे पढ़े बिना हिंदी साहित्य के कई इतिहास ग्रंथों को पढ़ने के बावजूद भी उसे न जानने जैसा है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त उनके हिंदी के पसंदीदा साहित्यकारों में से हैं, इसलिए वे रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का एक स्वतंत्र लेख में तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत करते हैं। इसे फॉरवर्ड प्रेस जैसी महत्वपूर्ण पत्रिका प्रकाशित भी करती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह गणपति चंद्रगुप्त को रेखांकित करते हुए ये कहते हैं कि इन्होंने कई ऐसे नामों को अपने साहित्य इतिहास में यानी हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में जगह दी है जिन्हें जानबूझकर पूर्ववर्ती साहित्यकारों ने छोड़ दिया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने दलित साहित्य पर भी अच्छा खासा लिखा है। उनकी और जयप्रकाश करदम की मित्रता ने दलित साहित्य का इतिहास भूगोल 2009 को जन्म दिया।
ये दलित साहित्य की पृष्ठभूमि से लेकर उसके इतिहास, चिंतन व राजनीति पर प्रमुख रूप से फोकस करने वाली पुस्तकों में विशेष है, जिसमें दलित साहित्य और प्रेमचंद साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन भी मौजूद है। यहाँ देखें तो जयप्रकाश करदम और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह का साहित्य लक्ष्य को उभरकर सामने आए हैं, और शायद इसी की प्रेरणा रही है कि इन्होंने सन 2010 में आधुनिक भोजपुरी के दलित कवि और काव्य लिखा, जिसमें मार्कंडे दास, प्रसूल मिया, भिखारी ठाकुर, परगन राम, जगरदेव, मुसहर कवि बिहारी राम कुंजन जैसे महत्वपूर्ण भोजपुरी कवियों पर विस्तार से लिखा। ये भोजपुरी साहित्य के लिए अभिनव प्रयोग था। इसके अलावा इन्होंने स्त्री विमर्श को शब्दों के लिंग विमर्श से जोड़कर पुरुषवादी मानसिकता की धज्जियां उड़ाए। साहित्य के अलावा इन्होंने बौद्धकालीन इतिहास पर भी महत्वपूर्ण काम किया और चौंकाने वाला काम किया। खोए हुए बुद्ध की खोज 2018 ही तथा बौद्ध सभ्यता की खोज से ज्ञात होता है कि शाक्यवंशीय बुद्ध से पहले भी 27 बुद्ध थे और भारत में हड़प्पा संस्कृति के समय से लेकर गौतम बुद्ध तक एक लंबी इनकी परंपरा थी, जिसे बाद में नष्ट कर दिया गया और इसका खामियाजा हुआ कि भारत सामाजिक विषमता के दलदल में धंसता चला गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने भारत को उस दलदल से निकालने का भरपूर कोशिश किया है। इनके लेखन इसके प्रमाण हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह का इतिहास बोध एवं आलोचना दृष्टि आलेख में डॉक्टर ललन प्रसाद सिंह लिखते हैं, डॉक्टर सिंह ने ठीक ही लिखा है कि इतिहास लेखन में इतिहासकार कुछ छोड़ते हैं, कुछ जोड़ते हैं और कुछ का चयन करते हैं और इसे ही मानव जाति के इतिहास की संज्ञा प्रदान कर दिया करते हैं। ऐसा इतिहास वस्तुत राजनीतिक शक्ति मात्र का इतिहास होता है, जो भारी पैमाने पर हुई हत्याओं तथा अपराधियों के इतिहास से भिन्न नहीं है। प्रगतिवादी आलोचना विभिन्न प्रसंग पृष्ठ 83 पर कुमार बिंदु बौद्ध सभ्यता की खोज पुस्तक को भारत के इतिहास का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं व अध्येताओं के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है। स्वीकार करते हुए भी लिखते हैं, सुप्रसिद्ध इतिहासकार दामोदर धर्मानंद कोसंबी ने बताया है कि इतिहास राजाओं का लेखा जोखा नहीं है। वह इतिहास को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि किसी देश प्रदेश में उत्पादन के साधनों और संबंधों में होने वाले क्रमिक विकास परिवर्तन का समेकित अध्ययन इतिहास है। इस परिभाषा के आधार पर क्या हम किसी बौद्ध या जैन सभ्यता की बात कर सकते हैं? समाज विज्ञान और बौद्ध सभ्यता के सवाल से कुमार बिंदु जिस स्थापना का इस्तेमाल कर ऐसा प्रश्न उठा रहे हैं वह इतिहास का मार्क्सवादी दृष्टिकोण से संबंधित है। पर ध्यान से देखें तो बुद्ध तथा महावीर सभ्यता का सवाल उत्पादन करने वाले लोगों से बहुत अलग नहीं है, क्योंकि बुद्ध व महावीर के विचारों ने लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला था और वे दोनों कृषि कल्चर के बहुत नजदीक थे। फिर क्या उत्पादन के साधन एवं संबंधों में बदलाव नहीं आए थे? डॉक्टर ललन प्रसाद सिंह ने मार्क्स के भौतिक द्वंद्ववाद एवं बुद्ध के प्रतीतीय समुत्पाद पर काफी विस्तार से विचार किया है और बुद्ध को भी वैज्ञानिक चेतना से लैस व्यक्तित्व के रूप में देखा है। फिर यह कहना कि बौद्ध या जैन सभ्यता नाम की कोई सभ्यता नहीं है निराधार, वह गलत है, क्योंकि बुद्ध कई मामले में अपने युग के हिसाब से मार्क्स से बहुत आगे भी हैं और बुद्धों की एक लंबी परंपरा भी है जो ज्ञान, तर्क और अनुभव पर आधारित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने इतिहास का मुआयना, सम्राट अशोक, नया परिप्रेक्ष्य 2020, सम्राट अशोक का सही इतिहास 2020 आदि लिखकर समाज के पिछड़े तबके में एक नई चेतना का प्रवाह कर दिया है। इसका मूल्यांकन समय भी करेगा और बौद्धिक जन भी करेंगे। पर कितना सच है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने भारतीय चिंतन पद्धति जो सिर के बल खड़ी थी को उसे सही करते हुए पैर के बल खड़ा कर दिया है? इससे अभिजातीय दन्मा को बहुत बड़ा झटका भी लगा है। भाषा, साहित्य और इतिहास का पुनर्पाठ 2016 में जब वे लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि इन्होंने उस नस को पकड़ लिया है जो अब तक दूसरों की पकड़ में आने से रहा था, छूटा जा रहा था। वे लिखते हैं, भारत के मूल निवासी चावल का उत्पादन करते थे, आर्य चावल के उत्पादक नहीं थे, वे सिर्फ ओरडन भात के भोक्ता थे। .23 इससे भी स्पष्ट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह के पास वह दृष्टि भी मौजूद है जो डी कौशाम्बी के पास है। पर कहें तो बहुत से ऐसे मामले हैं जहां वे कौशाम्बी जी से ज्यादा नूतन, अप टू डेट एवं लॉजिकल है। हाँ, कुछ लोगों का मानना है कि डॉक्टर सिंह में कुछ जगहों पर डिटेल्स की कमी है जिसे अध्येता पाना चाहता है। फिर भी इनकी भाषा और तर्क ऐसे हैं और तथ्य का रूप ऐसे हैं कि बड़ा से बड़ा अध्येता भी इन पर मंत्रमुग्ध हो सकता है और इसके पर्याप्त कारण है। जितेंद्र वर्मा ने शायद इसी वजह ब्राह्मणवाद का भाषा चरित्र आलेख में लिखा है, राजेंद्र प्रसाद सिंह का अध्ययन गंभीर है। इस बार संपादक मधुकर सिंह .82। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह का बचपन भी उनके साहित्य की तरह कम आकर्षक नहीं रहा है। ये ऐसे घर से हैं जिस घर में साहित्य से इनके पूर्व किसी का कोई विशेष संबंध अब तक की पीढ़ी को नहीं था। इन्हें सेल्फ मेड साहित्यकार की संज्ञा दिया जा सकता है क्योंकि इनके ऊपर किसी ऐसे जन की छत्रछाया न थी जिससे कृपा पाकर साहित्य में आगे जाया जा सकता था। वे कहते हैं, मेरा जीवन कल भी संघर्ष से भरा था और आज भी मेरा संघर्ष जारी है। मैं रुका कब? उनके इस प्रश्न के आगे कोई भी ठिठक जा सकता है। उनका बचपन धीबरी युग से शुरू हुआ था और अपनी उम्र के 6-7 साल में ही इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। इनके 2 नाटकों की चर्चा मैंने अपनी पुस्तक हिंदी आलोचना का जनपक्ष में किया है। राजेंद्र प्रसाद सिंह जब एक मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, गांव से पैदल ही इन्हें स्कूल जाना पड़ता था। घर से स्कूल लगभग 4 किलोमीटर पर था। वे नंगे पांव ही पैदल स्कूल जाते और आते। इनका घर पक्का का था और दालान कच्ची मिट्टी का।
ऐसे तो ये लोग किसानों में अपने गांव में सबसे समृद्ध लोग थे, किंतु वह युग ही कुछ ऐसा था कि सुख के साधन गांव से कोसों दूर थे। मच्छरदानी का नाम तो ये सुने ही नहीं थे। गली में चौकी लगाकर गर्मी के दिनों में सोने का आनंद ही कुछ और था। मन किया तो पढ़े, मन किया तो घूमे, पढ़े तो खूब पढ़े, घूमे तो खूब घूमे। इसलिए घर वाले लोग इन्हें घुर्ली कह बुलाते थे। सर की मैडम डॉक्टर शशिकला इसी नाम से कभी कभी अब भी इन्हें मजाक में बुलाती हैं यानी चिढ़ाती हैं। तब ये सिर्फ मुस्कुरा देते हैं। इन्हें कमरे की पढ़ाई कभी भी छात्र जीवन में पसंद नहीं आई, यहाँ तक कि स्नातक में भी नहीं। डीएवी कॉलेज से इन्होंने एम.ए. किया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी। पर बचपन बिन साइकिल के ही बीत गई, जिनका अफसोस इन्हें आज तक है। कुछ सयाने होने पर शमियाना तक में बैठकर ये डॉक्टर ललन प्रसाद सिंह का नाटक हमें भी जीने दो अपने गांव में देखा था। आज भी कहते हैं काश वे दिन होते हैं, पर समय रुकता कहाँ है। इंसान को बहुत कुछ खुद से ही प्राप्त करना होता है। डरने वाला एक आदमी होता है और डराने वाला एक आदमी ही होता है, फिर डरना किस बात का। वे एक बार मुझे समझाने के दौरान कहे थे। डॉक्टर ललन प्रसाद सिंह के संबंध में उनकी राय है कि वे धृतराष्ट्रों के देश में जी रहे हैं। डॉक्टर सिंह के बचपन के खेलों में बुढ़िया बड्डी, चिक्का, अंजोरिया, अनहरिया, गिल्ली डंडा, सात घरवा, बाघ बकरी व तिरंगा आदि बचपन के खेल थे। बचपन में शादी ब्याह या कहीं आने जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता था। इनके चाचा जब ये 10वीं कक्षा के छात्र थे तो तब इन्हें साइकिल खरीद कर दिए। तब ये बहुत खुश हुए थे। 60 के दशक में सूचना मंत्री सुमित्रा देवी की ओर से बिहार सरकार द्वारा इनके पिताजी जो नौगांव की पंचायत अर्क के मुखिया थे को रेडियो मिली थी। लोग मुखिया जी बुद्धराम सिंह व अम्मा रेशमा देवी के चौतरे पर रेडियो सुनने खातिर बैठते और कई जानकारियां प्राप्त करते। उस वक्त गांव में घड़ी कहाँ थी। लोग रेडियो की 3 बार की पुक पुक आवाज सुन समझ जाते थे कि 9 बजे बज गया है। और डॉक्टर सिंह सुबह नहा धोकर खाना खाकर बोरा व किताब का बास्ता लेकर स्कूल चल देते थे। कभी कभी समय का पता खपरेल मिट्टी की दीवार से होती, जिस पर एक चिन्ह डॉक्टर सिंह लगा दिए थे और उस पर धूप आते ही 9 बजे बजने की सूचना मिल जाती थी। स्कूल में भी 2 बजने की सूचना ऐसे ही मिलती। इसके अलावा इन्होंने सामाजिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हमेशा भाग लिया। सोए हुए लोगों की हमेशा चिंता की, उनकी तरक्की, उनके विकास को अपनी तरक्की व विकास समझा। आम लोगों के साथ दरी या टाट पर बैठने में कभी इन्होंने संकोच नहीं किया। सासाराम का रेलवे मैदान इसका गवाह है। इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी सुखदेव प्रसाद वर्मा स्मृति अंक 2018 पर एक सुंदर बुक संपादित किया, जबकि इसके पूर्व भारत लेनिन जगदेव प्रसाद पर जगदेव प्रसाद वार्ड में 2011 का संपादन किया, जिसमें जगदेव प्रसाद पर अब तक के सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण विषयों को इसमें सम्मिलित किए। ये पुस्तक पिछड़ों की गाइडलाइन है। ये कुल 320 पृष्ठों में फैली हुई है, पर 2020 का उनका सबसे महत्वपूर्ण काम जो आया वह -1000 पृष्ठों से ज्यादा में कई भाषाओं का समेकित शब्दकोश की तैयारी है, जिसमें इनकी पत्नी डॉक्टर शशिकला ने भी इनका भरपूर साथ दिया है। देखिए संवैधानिक भाषाओं का शब्दकोश 2020। ये शब्दकोश कई मामलों में अपने आप में महत्वपूर्ण है। यह एक अद्वितीय कार्य है। औरतों और वैश्विक महामारी के इस काल में जब लोग लॉकडाउन से उबरने के लिए भिन्न भिन्न संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, वहीं बहुत से लोग डॉक्टर सिंह की किंडल बुकों से ऊर्जावान हो रहे हैं, तो कुछ लोग इनके फेसबुक पेज से कई महत्वपूर्ण व शोधपरक जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं। सोशल मीडिया के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने लोगों को खूब सकारात्मक दिशा प्रदान की है। इसी दौरान वे प्राचीन भारत का बौद्ध इतिहास और नए औजार से कबीर की खुदाई पुस्तक की रचना भी करते चलते हैं और इनके किंडल वर्जन पाठकों की संख्या लाखों की सीमा पार करती है। ये डॉक्टर सिंह की उपलब्धि ही है। ये किसी रोमांचकारी घटना से कम नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह अपने समकालीनों को आदर करते हैं, उनकी प्रतिभा को सम्मान करते हैं। उनकी यह खूबी उनके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देती है। डॉक्टर सिंह ने इधर कई चित्रलिपि, भाषा लिपि और ध्वनि लिपि को समझाने में हम सबको मदद किए हैं और इतिहास को सच से झूठ की ओर मोड़ने वाली राजनीतिक षड्यंत्रों का पर्दा उठाए हैं और कई ऐसे भित्ति चित्रों एवं स्तंभों पर उकेरे गए लिपियों के गलत किए गए पाठ का भंडाफोड़ भी किए हैं। इस दौरान वे काशी के पंडितों की विद्वता और अटकलबाजियों से दुनिया को रूबरू कराते हैं, जिससे ये सीधा मैसेज समाज और विद्वत जगत में इस विश्वास के साथ जाता है कि उन पर आंख बंद कर भरोसा करना खुद को ठगने जैसा है। निष्कर्ष देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह कबीर की भांति हिम्मती, बुद्ध की तरह समझदार और डार्विन की तरह तार्किक हैं, और इन्हीं की वजह से हिंदी साहित्य में लोकतंत्र की आवाज मुखर हो गई है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह हिंदी भाषा और साहित्य के स्कूल हैं, जहां से नए युग का आगाज हो चुका है।